हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। हर दिन इसमें लाखों ग्रह और तारे बनते रहते हैं। ऐसे ही एक ग्रह का निर्माण करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जिस पर हम इंसानों ने जन्म लिया। ये ग्रह काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि आज तक इसके अलावा हमने एक भी ऐसा ग्रह नहीं खोजा है जिस पर जीवन मौजूद हो। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह बनते हैं, उनके बनने का प्रोसेस लगभग एक जैसा होता है, लेकिन पृथ्वी के केस में ये थोड़ा अलग था। आज हम जिस पृथ्वी को देखते हैं वो कुछ अरब साल पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी की हिस्ट्री के साथ साथ सौर मंडल और हमारे चंद्रमा की हिस्ट्री को भी जानेंगे। हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और क्यों ये आज के जैसी बन पाई। पृथ्वी में ऐसी क्या यूनिक चीज थी जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन पनप पाया, जबकि हमारे सौर मंडल के बाकी सारे ग्रह बंजर रह गए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी तारे बनते हैं, उनमें मेन इंग्रेडिएंट गैस और धूल होती है। जब हमारे ब्रह्मांड का पहला तारा बना होगा तो उसमें मात्र गैस ही मौजूद रही होगी, लेकिन उसके सुपरनोवा हो जाने के बाद हमारे ब्रह्मांड में पहली बार धूल का भी निर्माण हुआ, जिससे आने वाले तारे सिर्फ गैस से नहीं बल्कि धूल से भी बनने लगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सुपरनोवा उस फिनोमिना को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक तारा अपने केंद्र में कोलैप्स हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे सौर मंडल का मुखिया हमारा सूर्य है, जो पिछले 4.6 अरब साल से लगातार चमक रहा है और आने वाले करीब 5 अरब सालों तक ऐसे ही चमकता रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसका आकार भी बड़ा होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। लेकिन आखिर हमारे सूर्य की शुरुआत कैसे हुई? कैसे मात्र धूल और बादल इतने भयानक गोले के रूप में तब्दील हो गए और कैसे इसके आसपास इतने सारे ग्रहों का निर्माण हुआ? चलिए इन सभी सवालों के उत्तर जानना शुरू करते हैं। हमारे सूर्य का भी निर्माण बाकी सभी तारों की तरह धूल और गैस के एक बहुत विशाल बादल से हुआ था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला अतीत में ब्लास्ट हुए एक तारे से बना हुआ था, जिसने इतना सारा मैटर एक बार में ही अंतरिक्ष में फैला दिया। धीरे धीरे ये मैटर आपस में गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ने लगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो था कि इस तरीके से हमारे सूर्य को बनने में कई अरब सालों का समय लग जाता। लेकिन तभी इस बादल में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से सारा प्रोसेस तेजी से होने लगता है और हमारा सूर्य बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस बादल के आसपास एक तारा मौजूद था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में था। एक दिन अचानक से ये तारा फट जाता है। इसकी वजह से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव हमारे सोलर नेबुला से टकराती हैं, जिसकी वजह से इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो हल्के एटम आपस में मिलकर एक भारी एटम का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में काफी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो तारों को उनका फ्यूल प्रदान करती है। सोलर नेबुला में भी अब कुछ ऐसा ही शुरू हो गया था। सुपरनोवा से आने वाली शॉक वेव की वजह से अब ये बादल बहुत तेजी से रोटेट होने लगा था, क्योंकि अब इसे एक एंगुलर मोमेंटम मिल चुका था। जैसे जैसे केंद्र में मैटर की मात्रा बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बादल का एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा था। अब जैसा कि आपने अपनी फिजिक्स की क्लास में पढ़ा ही होगा कि जैसे जैसे एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्पीड भी बढ़ने लगती है। ऐसा ही कुछ हमारे सोलर नेबुला के साथ भी हो रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते अब इस धूल और गैस के बादल के केंद्र में लाइट और हीट रिलीज होने लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे इसके केंद्र में एक बहुत बड़े गेंद का निर्माण हो रहा था, जो आगे चलकर हमारा सूर्य बनने वाला था। जैसे जैसे केंद्र का साइज बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा मैटर को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा था। किसी तारे के बनने की इस स्टेज को प्रोटोस्टार एज कहा जाता है। इसी स्टेज के बाद करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सूर्य पूरी तरह से फॉर्म होकर एक कंप्लीट तारा बन जाता है। इसके आसपास अभी भी बहुत सारा मैटर मौजूद था जो गैस और धूल के रूप में था,
लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा नहीं था कि वो इस मैटर को भी अपनी तरफ खींचकर अपने साथ जोड़ पाए। ब्रह्मांड में किसी भी चीज का स्टेबल रहना बहुत ही मुश्किल बात है, जिसकी वजह से वो बचा हुआ मैटर भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगता है। हमारी पृथ्वी का निर्माण भी कुछ इसी तरह से हुआ था। सबसे पहले एक छोटा सा धूल और गैस से बना हुआ गोला फॉर्म होता है। अब क्योंकि इस गोले की डेंसिटी बादल के बाकी एरिया की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसीलिए ये और भी ज्यादा मैटर को अपने पास इकट्ठा करने लगता है। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक भाषा में एक्रीशन कहा जाता है। आमतौर पर ग्रहों की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है और हमारी पृथ्वी का निर्माण भी कुछ इसी तरह से हुआ था। करीब 4.5 अरब साल पहले प्रोटो अर्थ की फॉर्मेशन होती है। ये हमारी आज की पृथ्वी से बहुत ज्यादा छोटी थी और इसका तापमान भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। करीब 400 मिलियन सालों तक हमारे सौर मंडल में और हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में ऐसे ही छोटे मोटे प्रोसेस चलते रहते हैं। कई सारे ग्रहों का निर्माण होता है जिन्हें आज भी हम रात के आसमान में देख सकते हैं। लेकिन फिर होती है एक ऐसी घटना जो पृथ्वी को आज की पृथ्वी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। मैं बात कर रहा हूँ जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस की। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में 10 से 12 ग्रह हुआ करते थे। वैज्ञानिक अभी भी इस नंबर को लेकर निश्चित नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि सौर मंडल के इनर प्लैनेट्स में आज के मुकाबले एक एक्स्ट्रा प्लैनेट हुआ करता था। हमारे सौर मंडल के ग्रहों को 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले तरह के ग्रह हैं इनर प्लैनेट्स और दूसरी कैटेगरी के ग्रहों को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स के पास एक ठोस जमीन होती है और सूर्य के नजदीक होने की वजह से इनका तापमान भी बाकी ग्रहों के मुकाबले ज्यादा होता है। हमारे सौर मंडल के इनर प्लैनेट्स का नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद आते हैं आउटर प्लैनेट्स, जिनके पास ना तो कोई ठोस सतह होती है और ना ही इनका तापमान ज्यादा होता है। आमतौर पर ये बर्फ और गैस से बने होते हैं, जैसा कि हम अपने सौर मंडल में भी देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, जिनमें से 2 प्लैनेट गैस जाइंट हैं और 2 प्लैनेट आइस जाइंट हैं। जुपिटर और सैटर्न हमारे सौर मंडल के 2 सबसे बड़े ग्रह होने के साथ साथ गैस जाइंट्स भी हैं। वहीं यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल के आइस जाइंट्स कहलाए जाते हैं। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के ऑर्बिट के ही पास में एक और ग्रह मौजूद हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिक थिया प्लैनेट कहकर बुलाते हैं। ये एक मंगल ग्रह के साइज का ग्रह था, जिसका ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। इस अनस्टेबल ऑर्बिट की वजह से ही ये एक दिन हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता है और वहीं से हमारी पृथ्वी का पूरा भविष्य बदल जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 11 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकर टकराया होगा, जो कि एक ग्रह के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाती है और अगर ये किसी ग्रह से जाकर टकरा जाए तो उस ग्रह और हमारी पृथ्वी दोनों का ही खात्मा हो जाएगा। खैर, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के आसमान में एक बड़ा सा ग्रह दिखाई देना शुरू हो जाता है और इसका साइज हर पल बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये ग्रह पृथ्वी के पूरे आसमान को ढक लेता है और अचानक से एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। इसके बाद जो होने वाला था वो आपने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता है और इससे अरबों न्यूक्लियर बम के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही ये ग्रह पृथ्वी से टकराता है, वैसे ही पृथ्वी की सतह के बहुत सारे टुकड़े अंतरिक्ष में चले जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान भी सूर्य के तापमान के बराबर हो जाता है और ये 7000 डिग्री सेल्सियस का एक जलता हुआ गोला बन जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस कोलिजन की वजह से हमारी पृथ्वी का आकार 10 से 20% तक बड़ा हो गया था और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ पाए जो पहले मौजूद नहीं थे। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एक सिमुलेशन के जरिए ये पता चल पाया था कि जब इन दोनों ग्रहों का टकराव हुआ होगा तो दोनों ही ग्रहों का बहुत सारा मैटर एवेपोरेट हुआ होगा। यानी इन दोनों ग्रहों के बहुत सारे हिस्से तो एक्सट्रीम हीट की वजह से भाप में बदल गए होंगे, जो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। खैर, अब हमारे सौर मंडल का एक ग्रह खत्म हो चुका था और वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के अंदर ही मौजूद था। लेकिन इसकी वजह से एक और बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे आज भी हम अपने आसमान में देख सकते हैं।
मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। थिया और पृथ्वी के कोलिजन की वजह से जो भी मैटर पृथ्वी के ऑर्बिट में गया था वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगता है। कई सालों के बाद इसकी वजह से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में अपनी रात के आसमान में देखते हैं। थिया कोलिजन की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होना शुरू होता है। सबसे पहले तो आउट गैसिंग का प्रोसेस चालू होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज बाहर एस्केप करना चालू कर देती हैं। इसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में एक बहुत बड़ा गिराव आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी का सारा मैटर धीरे धीरे सॉलिड रूप में बदलने लगता है, जिसकी वजह से इसे एक ठोस सतह मिल पाती है और आज इसी सतह को हम क्रस्ट कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस समय तक भी हमारी पृथ्वी एक बंजर ग्रह थी और ये किसी भी तरीके से जीवन को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बाद होता है एक और बहुत ही जरूरी प्रोसेस, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पनप पाता है। सौरमंडल के बाहरी हिस्से में बहुत सारी बर्फ और ठंडे एलिमेंट्स मौजूद थे। आज भी हम इन ऑब्जेक्ट्स को ओर्ट क्लाउड के रूप में सौरमंडल के पिछले हिस्से में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर बर्फ और इम्पोर्टेंट मिनरल्स मौजूद होते हैं। ऐसे ही कुछ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हमारी पृथ्वी से कई अरब साल पहले आकर टकराते हैं। इसकी वजह से इनमें मौजूद जितनी भी बर्फ होती है वो पिघल जाती है और पृथ्वी के गर्म वातावरण की वजह से भाप में बदलकर बादलों की फॉर्मेशन कर लेती है। यही बादल बाद में पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसते रहते हैं और ये बारिश लाखों सालों तक चलती रहती है। इसकी वजह से ही हमारी पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो पाया। अब ये उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लेकर आए थे, बल्कि इनमें एक और बहुत ही जरूरी चीज मौजूद थी, जिसे आज हम अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। अगर आसान भाषा में बोलूं तो ये प्रोटीन का एक सिंपलर फॉर्म होता है। जब आप कोई भी प्रोटीन वाली चीज खाते हो तो वो डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट होती है, जिसे बाद में आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर पहली जिंदा चीज पैदा होती है। ये सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इन जीवों का फॉर्मेशन एबियोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस की वजह से हुआ था, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक ऐसे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो। ध्यान दें कि अभी तक इन जीवों को जिंदा नहीं कहा जा सकता। इनका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था सेल्फ रेप्लिकेट करना, यानी अपने ही जैसे और ज्यादा जीवों को क्रिएट करना। धीरे धीरे यही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के रूप में खुद को बदलते रहते हैं। कई अरब सालों बाद पृथ्वी पर दिखाई देते हैं प्रीमेट्स नाम के जीव, जो विकसित होकर हम इंसानों में तब्दील हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में साइनोबैक्टीरिया की वजह से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल और वातावरण में बहुत ज्यादा चेंजेज आए थे। ये बैक्टीरिया बेसिकली सनलाइट को एनर्जी और ऑक्सीजन में तब्दील करते थे, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी को उसकी प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर मिल पाई, जो आज भी हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अब क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, इसीलिए ये साइनोबैक्टीरिया ऐसे वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है और इन छोटी छोटी चीजों से इतना कॉम्प्लेक्स प्लैनेट क्रिएट होता चला जाता है। आज पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन को ढूंढा गया है और ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर जीवन मिलना एक बहुत मुश्किल बात रही है। ये हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी, जो आज हमें इस रूप में दिखाई देता है, इसको इस रूप में आने तक ना जाने कितनी ही भीषण घटनाओं से होकर गुजरना पड़ा है। ना जाने कितने ही चेंजेस को पृथ्वी ने झेला है, तब जाकर जीवन का ये सुंदर रूप पृथ्वी पर फल फूल पाया है। जीवन को धारण करने वाला ये अनमोल ग्रह अब एक ऐसी प्रजाति के हाथों में है जिसे आज हम इंसान कहते हैं। क्या आज हम इंसान इस धरा का सम्मान कर पा रहे हैं, या भविष्य में ये ग्रह हमारी वजह से ही एक बंजर ग्रह में बदल जाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।